हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम 6 क्लास के चैप्टर 18 और 19 देखेंगे। उसके बाद आपके 2 चैप्टर बच जाएंगे। इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चंस बने हैं, ज़्यादा मैटर नहीं है, इसलिए थोड़े ही क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे साम्राज्यों का उदय एवं विकास, स्पेशली मगध साम्राज्य। हमने पढ़ा था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपद में से एक मगध जो एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में उभरा। जनपद का अर्थ होता है ऐसा भूखंड जहाँ कोई जनजाति अथवा कुल अपना बसेरा बसाता है। ठीक है, जनपद ही विशेष स्थान प्राप्त करने के पश्चात महाजनपद बन गए और महाजनपद ही एक बड़े रूप में साम्राज्य के रूप में फिर उभरे। भारत में 16 महाजनपद थे। कब थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। भारत में प्रथम विशाल साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ था मगध साम्राज्य, जो कि आधुनिक बिहार में है। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिवर्ज, जो कि एक किलेबंद शहर था। उसके बाद 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व दूसरी राजधानी बनी पाटलिपुत्र पटना। बताओ किसने बसाया था इसको, कमेंट करें आप। मगध, काशी, कौशल, अवंती में शासन व्यवस्था थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक। गणराज्य क्या थे? जहां एक नहीं बल्कि अनेक राजा होते थे। और प्रसिद्ध गण कौन से थे? वज्जी और मल्ल। मापतोल की नई प्रणाली चलाई थी नंद राजाओं ने। मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन, विशेषकर पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया किसने किया? मेगास्थनीज ने। कौन था मेगास्थनीज? कमेंट करें। फिर है, इसने क्या बताया कि 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां होती थी। आप कंफ्यूज न हो, सदस्य कितने थे? 5 और समितियां कितनी थी? 6। बाकी इसमें छोटा सा प्रशासन के बारे में दे रखा है, तो वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आपको पता है 6 क्लास है, तो उसी के हिसाब से थोड़ा छोटा मैटर है। इससे ज़्यादा तो आप लोग वैसे ही जानते हो। अब देखते हैं चैप्टर 19। क्या है इसका नाम? व्यापार, वाणिज्य एवं दूरगामी संबंध। अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे छोटे छोटे जन बने, महाजनपद बने, फिर साम्राज्य बने, तो ये आपस में एक दूसरे से ट्रेड करने लगे। हमारी वस्तुएं यहाँ जाती, वहाँ की वस्तुएं यहाँ आती, तो इस तरह से व्यापार जो है फलने फूलने लगा। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापार के नए रास्ते खोजे गए। जैसे आपने पढ़ा है उत्तरापथ है, दक्षिणापथ है। फिर दक्षिणापथ जो है फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। हिंदुस्तान में घोड़े आयात किए जाते थे। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये, जो बाहर से व्यापार होता था उसमें पश्चिमी एशिया व मध्य एशिया से। घोड़ों के प्रसिद्ध केंद्र कौन से थे? कंबोज और गांधार, या गंधार भी बोल सकते हैं। फिर है कि व्यापार जो है स्थल मार्ग से होता था, जल मार्ग से होता था। ठीक है, वायुयान तो उस समय थे नहीं। तो जो समुद्री व्यापार होता था, वहाँ पर जो ब्याज की प्रतिशत, आजकल भी हम गाँव में ब्याज पे पैसे देते हैं या लेते हैं, बैंकों से भी हम लेते हैं, तो वो सिस्टम पुराना था। तो समुद्री व्यापार के लिए जो धन हम किसी से लेके आते थे, तो वो हमसे कितना प्रतिशत ब्याज लेता था? 12%, मतलब 100 रुपये पे 12, जैसे आजकल 2 रुपये या 3 रुपये जो हमारा चल रहा है। क्योंकि ये इसमें क्या है, शॉर्ट ही नहीं थी भाई। एक बंदा कितनी दूर जा रहा है, तो उसका पता नहीं है कि वो वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा, तो उसके लिए उसका ब्याज प्रतिशत जो है वो ज़्यादा होता था, तो वो 12% था। प्राचीन भारत में व्यापार के प्रमुख मार्ग थे, जैसा अभी हमने बात करी है, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। इनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है और जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। फिर उत्तरापथ। उत्तरापथ क्या है? पश्चिमी बंगाल में ताम्रलिप्ति से शुरू होकर मध्य एशिया में बल्ख तक पहुंचता था। लास्ट ईयर कोई एग्जाम था, मुझे ध्यान नहीं है, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि उत्तरापथ जो है कहाँ से कहाँ जाता था। तो देखिए, ताम्रलिप्ति से और कहाँ जाता था? मध्य एशिया के बल्ख तक पहुंचता। फिर है दक्षिणापथ। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण भाग को दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। दक्षिणापथ एक रास्ते का नाम भी था जो कि 2 दिशाओं में जाता था। दक्षिणापथ महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित पैठण शहर से बिहार के प्रमुख शहरों में जाता था। और दूसरा जो दक्षिणापथ था वो पैठण से पश्चिमी समुद्र तरफ मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर महेश्वर और उज्जैन को पार करते हुए वैशाली और राजगृह को पार करते हुए आगे जाता था। अब आपको मैं चित्र दिखाती हूँ बुक में, उसमें थोड़ा सा लिखा हुआ फीका फीका सा है, अच्छे से नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो अब आप ये मैप देखो, ये है पुराना जो व्यापारिक उत्तरापथ और दक्षिणापथ है। ये देखो, ये यहाँ पे ताम्रलिप्ति है, यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ जाता है, और दक्षिण वाला यहाँ से शुरू होता है ये और ऊपर जाता है।
अब है दक्षिण के इलाके को दक्कन कहा जाने लगा। जो दक्षिण है उसी को दक्कन कब कहने लगे? मध्यकाल में। फिर है हल हल्ला नाम की कुम्हारिन के लिए 500 कारीगर काम करते थे। देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर हमारा दिमाग चकराता है कि ये कहाँ था, कहाँ पढ़ा, हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं है। तो इसका उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। वणिक क्या होते हैं? जो गांव गांव घूमकर सामान बेचते हैं। जैसे आजकल भी गांव में आते हैं, शहरों में भी आते हैं, फेरी वाले हम जिनको बोलते हैं। सार्थवाह, सार्थवाह क्या होता था? देखो ये स्टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में 2-3 बार आ गया है। ये सार्थवाह क्या होता है? दूर व्यापार करने वालों का एक काफिला बनाता था और उसका नेतृत्व करता था। मतलब एक तरह से नेता, भाई 15, 20, 25, 30 लोगों का दल जा रहा है तो जो उसका हेड होता था वो कौन होता था? सार्थवाह। रोम के नाविकों द्वारा तैयार की गई किताब थी। देखो ये भी स्टेट में आया है, पेरिपल्स ऑफ दी एरिथ्रियन सी। तो पेरिपल्स किसे कहे गए हैं? लाल, इसका नाम क्या है हिंदी में? लाल सागर में नौकायन। पेरिपल्स जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? नौकायन। और ग्रीक भाषा में लाल सागर को क्या कहते हैं? एरिथ्रियन सी। तो इस तरह से लाल सागर में नौकायान मतलब पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है वो बुक है, रोम के नाविकों ने लिखी थी। फिर इस किताब में किस चीज़ का वर्णन है? तो फर्स्ट है रोम के बाजारों में सूती वस्त्रों की मांग बहुत थी, इसमें लिखा हुआ है। दूसरा, असम व बंगाल के रेशमी कपड़ों की मांग थी। और तीसरा है हिंदुस्तान से वुत्ज नामक स्टील भी रोम में भेजा जाता था। ये बहुत ही अच्छा स्टील था और स्पेशली जो राजाओं के जो हथियार थे वो इसी स्टील से बनाते थे, उसमें जंग नहीं लगता था। आपने टीपू सुल्तान की बात सुनी होगी, तो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो भी इसी स्टील से बनाई जाती थी। फिर है वुत्ज स्टील से दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार बनते थे। तमिल में लोहे को क्या कहते हैं? उरुकू। देखो अब ये इम्पोर्टेंट है। प्राचीन समय के व्यापारी काला सोना किसे कहते थे? काली मिर्च को। इथोपिया से भारत आयात करता था। अब इथोपिया से भारत क्या आयात करता था? हाथी दांत और सोना। फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित शहरों में भारत से निर्यात किए जाने वाला था तांबा। भारत में होता है देखो तांबा, चंदन, सागवान और आबनूस। फिर है कि भारत में आयात किया जाता था, भारत वाले तो कुछ मंगाते होंगे, तो क्या था? मोती, बैंगनी रंग, कपड़ा, मदिरा, खजूर, सोना और दास, ये हम लोग बाहर से मंगवाते थे। भारत में रोमन काल के बर्तन व सिक्के मिले हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित किससे? अरिकामेंडू से। देखो ये भी है स्टेट में और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप ध्यान से देखें इसको। भारत में आयात होने वाली सभी वस्तुओं में मुख्य क्या थी? घोड़ा, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर है द्रख्मा क्या होता है? तो ये क्या थी? यूनानी मुद्रा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब द्रख्मा आ जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हम इसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या तो हम कोई मुद्रा बता देंगे, कोई बर्तन बता देंगे, कोई पांडुलिपि बता देंगे, है ना, लेकिन ये वास्तव में क्या थी? यूनानी मुद्रा। फिर है मुजिरिस, ये भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। ये क्या है? दक्षिणी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह। रोम का साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो 3री सदी ईसा पूर्व में दक्षिण का चेटी वर्ग था। अब देखो चेटी, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है चेटी से क्या तात्पर्य है? तो चेटी से क्या तात्पर्य है? व्यापारिक वर्ग। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वालों में सबसे महत्वपूर्ण शासक थे कुषाण। कुषाणों के 2 समृद्ध क्षेत्र थे, पेशावर और मथुरा। ऐसा नहीं कि रेशम मार्ग एक ही था, बहुत सारे मार्ग थे। रेशम मार्ग इसलिए बोला गया है क्योंकि उससे जितने भी व्यापारिक मार्ग थे उनसे जो वस्तुएं जाती थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता था? रेशम, सबसे कीमती। इसलिए उन रास्तों को क्या नाम दिया गया है? रेशम मार्ग। और रेशम की जो शुरुआत हुई है सबसे पहले कहाँ से हुई है? चीन से। और भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। तो ये हमारा चैप्टर 18 और 19 कंप्लीट होता है। ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं। और अब आप ये देखिए, ये रेशम मार्ग हैं, तो जितने कितने सारे मार्ग हैं, हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एक ही कोई मार्ग रेशम मार्ग है। ये व्यापार के तरह तरह के रास्ते थे, तो इन सभी को हम क्या बोलते थे? रेशम मार्ग का एक जाल बोलते थे, क्योंकि सारे रास्ते आप देखो पिक्चर में कहीं ना कहीं एक मेन रास्ते से जुड़े हुए हैं। तो ये आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका भी आप मैसेज करें।
इसके बाद 2 चैप्टर बचते हैं, तो दोनों शायद एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।